नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। और आज मूड मीटर की शुरुआत मुसलमानों के वोट को हथियाने के लिए किस तरीके से कांग्रेस ने चुनावी रणनीति और बिसात बिछानी शुरू की है, इसके खुलासे के साथ करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि मुसलमानों के वोट हथियाने के लिए कैसे एक मुस्लिम आरक्षण का दांव चला जा रहा है, यह भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा मूड मीटर की आज दूसरी स्टोरी में बात होगी अमेरिकी सरकार के, नई अमेरिकी सरकार के उन चेहरों की जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तो बोलते ही हैं, लेकिन उनका अभियान जय हिंदुस्तान के साथ भी जुड़ता है। कैसे, ये आपको हम विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत पिछले 24 घंटे में जो चुनावी रणनीति के मोर्चे पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा गरमा गया है, उससे करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे बीजेपी के लिए चुनावी एंथम बन चुका है। इसके अलग अलग वर्जन पॉलिटिकल पोस्टर और मंचों से वायरल हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां यह है, और वो सवाल इंडी अलायंस और खासकर उसकी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सामने है कि क्या बटेंगे तभी जीतेंगे। यह सवाल क्यों उठ रहा है, आज उसकी पड़ताल करेंगे। झारखंड में पहले फेज की वोटिंग निपट चुकी है और अब महाराष्ट्र और झारखंड की बाकी सीटों पर मतदान का इंतजार है। लेकिन बीते 24 घंटे में देश की सियासत में गजब का टर्न आया हुआ है। इस चुनाव को एक ऐसे मुहाने पर ला खड़ा किया है जहां पर कि सिर्फ 3 ही मुद्दे दिखाई दे रहे हैं, और वो 3 मुद्दे क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीच में है योगी का दिया हुआ महामुद्दा बटेंगे तो कटेंगे, और बाकी 2 मुद्दे इसी बटेंगे तो कटेंगे की घेराबंदी के लिए लाए गए। और वो 2 मुद्दे हैं वक्फ और मुस्लिम आरक्षण। तो क्या योगी के ऐतिहासिक बयान की काट विपक्ष ने वक्फ और मुस्लिम आरक्षण में खोजी है? आज सबूतों के साथ इसी सवाल की पड़ताल करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले आपको सुनाते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा वार। कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को ये सारे उलेमा मिले और कहा मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। भाइयों बहनों, अगर मुसलमानों को आरक्षण देना है तो एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। मुझे बताओ दूरे वालों, आप लोग सहमत हो क्या मुस्लिम आरक्षण के लिए? अरे जोर से बोलो, सहमत हो क्या? राहुल बाबा, मैं आज दूरे से कहकर जाता हूं, कान खोल कर सुन लो, आपकी 4थी पीढ़ी आएगी तो भी मुस्लिम आरक्षण नहीं। तो आजकल कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कोई रैली या उनका कोई भी मैनिफेस्टो बगैर जातीय जनगणना का वादा किए पूरा नहीं होता। और दूसरी तरफ अमित शाह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस महाराष्ट्र में मुस्लिमों को आरक्षण देने की तैयारी में। अब सवाल यह है कि इसमें सच्चाई क्या है। आज हमने इसकी तस्दीक की, इसकी पड़ताल की, तो हमें कुछ चिट्ठियां हाथ लगी। और इन चिट्ठियों में क्या लिखा है आप खुद पढ़ लीजिए। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने मुसलमानों के लिए नौकरी और शिक्षा में आरक्षण, पुलिस की नौकरी में मुसलमानों को प्राथमिकता, दंगे और आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे अपराधियों को जेल से छुड़ाने जैसी 17 मांगों के साथ
कांग्रेस नेतृत्व वाली एमबीए को चिट्ठी लिखी थी और साथ में चुनाव में समर्थन करने का ऐलान किया था। एक तरफ मोदी सरकार वक्फ में सुधार के लिए बिल लाई है, तो इस चिट्ठी में क्या लिखा गया है जरा वो भी गौर करिए। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि वादा करो कि आओगे तो वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए दोगे और महाराष्ट्र में सर्वे करवाकर वक्फ बोर्ड को 500 एकड़ जमीन भी देने की मांग की गई, वो भी एमबीए सरकार से। अगर एमबीए की सरकार बनती है तो और सुनिए कि क्या क्या इसमें लिखा गया है, क्या क्या मांग की गई है इसमें। इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है एमबीए की, तो किसानों ने जो 400 एकड़ जमीन वक्फ की कब्जा रखी है उसे किसानों से छीनकर वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा। महाराष्ट्र में मुसलमान को 10% आरक्षण देने का वादा भी इसमें करने को कहा गया है और इस निंदा पर ईरान और पाकिस्तान से भी कड़े कानून की मांग की गई। बात अगर सिर्फ चिट्ठी भर की होती तो एक बात थी। आज जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां जो उन्होंने ऐलान किया वो भी कांग्रेस गठबंधन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कैसे जोर लगाएंगे और उसके बदले में वो क्या चाहते हैं, जरा एक बार उनको भी सुनिए। In the best interest of our country, better future, and most importantly, to safeguard the constitution of our country, we are hereby suggesting the list of candidates we shall be supporting in upcoming Vidhan Sabha elections 2024. After extensive research, ground survey, and in-depth analysis, we have decided to support the candidates of Mahavikas Aghadi on 269 constituencies. तो वैसे तो लोकतंत्र है और चुनाव उसका पर्व है, हर किसी को आजादी है कि वो अपने हिसाब से किसी भी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान करे, लेकिन दिक्कत वहां होती है जहां आग उगलने वाले चंद मौलाना और कट्टरपंथी ताकतें खुद को अल्पसंख्यक वोटों का ठेकेदार समझने लग जाती। दिक्कत वहां होती है जब लोकतंत्र के भीतर धीरे से अपने धार्मिक कट्टर एजेंडे को सेट करने की चाल चली जाती। अब सीधा और सिंपल सवाल यह है कि ऐसा अक्सर क्यों होता है कि पाकिस्तान हो यासीन मलिक जैसे आतंकी की बीवी या फिर शरिया कानून का समर्थन करने वाले कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई, एसडीपीआई, जमाते इस्लामी, मुस्लिम लीग या फिर उलेमा बोर्ड, ये सारे के सारे कांग्रेस को ही चिट्ठी क्यों लिखते हैं? और तो और अपनी मांगे तो रखते ही हैं, साथ में कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी करते हैं। और कौन भूल सकता है कि जब जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार ने धारा 370 हटाया, तब पाकिस्तान इस मसले को लेकर यूनाइटेड नेशंस में पहुंचा था और वहां पाकिस्तान ने अपनी बात को वजन देने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयानों का उसने सहारा लिया था। और आज भी देख लीजिए क्या हो रहा है। वही कांग्रेस है जिसके नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर 370 की वापसी और उसके लिए सदन में लड़ते भिड़ते दिख रहे हैं। और तो और जिस वक्फ बोर्ड को और ज्यादा जमीन देने की मांग उलेमा बोर्ड कर रहा है, वो वक्फ बोर्ड पहले से ही न जाने कितने मंदिरों, किसानों की जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। आज राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही हैं। वहां के सीएम क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जमाते इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामिक संगठनों का समर्थन लेकर चुनाव लड़ रही है और चुनाव जीतने के लिए इनके साथ एक तरीके से गठबंधन किया हुआ है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं आया। चंद रोज पहले हजारों कश्मीरी पंडितों के हत्यारे यासीन मलिक की पत्नी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर अपने पति का मुद्दा संसद में उठाने को कहा और अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए मदद मांगी। जब सारे के सारे देश विरोधी और देश की एकता के विरोधी, देश की अखंडता के विरोधी
संविधान के विरोधी और हिंदू एकता के विरोधी कांग्रेस को ही अगर अपना रहनुमा मानने लग जाए तो सवाल तो उठते ही हैं कि आखिर कुछ तो वजह होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस से इन लोगों को इतनी उम्मीदें हैं। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं घिर रही है, पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। कर्नाटक में आप सभी जानते हैं 4% आरक्षण रिजर्वेशन पब्लिक टेंडर में मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए होगा। इस विषय का तुष्टीकरण आज हो रहा है। आज सिद्धरमैया सरकार कर्नाटक में इस बात को लेकर अपनी सहमति रख रही है कि हां 24 अगस्त को चिट्ठी आई थी जो मुस्लिम विधायक कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में थे, जो वक्फ और हाउसिंग के मिनिस्टर जमीर अहमद खान और खुद के उनके मुख्यमंत्री के निजी सचिव नसीर अहमद, इन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी सिद्धरमैया जी को कि कर्नाटक में 4% का आरक्षण पब्लिक टेंडर में मुस्लिमों के लिए होना चाहिए, इस विषय को लेकर सिद्धरमैया सरकार ने फिनांस विभाग को, वित्त विभाग को चिट्ठी भी लिखी थी कि आप इसे रिव्यू करिए और देखिए कि केटीपीपी कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट के अंतर्गत क्या यह करना संभव हो पाएगा। क्या हम पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में कर्नाटक में 4% आरक्षण दे सकते हैं मुसलमानों को। तो संबित पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है और ये कर्नाटक का पूरा मामला क्या है, इसको जरा समझिए। 24 अगस्त 2024 को कुछ मुस्लिम नेताओं ने सिद्धारमैया सरकार को चिट्ठी लिखी थी और मुस्लिम ठेकेदारों के लिए 4% आरक्षण की मांग की थी। यानी सरकार का जो भी टेंडर होगा उसमें कम से कम 4% तो मुस्लिम ठेकेदारों के लिए रिजर्व कर दिए जाए और बाकी 96% में उनका दावा जो जैसे रहता है बाकी लोगों का उनका तो रहेगा ही। अब जानिए कि लेटर लिखने वाले कौन कौन लोग थे। तो सीएम सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, मंत्री बी जमीर अहमद खान, मंत्री रहीम खान, विधायक तनवीर और इसके अलावा भी मुस्लिम नेताओं के नाम हैं उसमें। और सूत्रों के मुताबिक इस चिट्ठी को मिलने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 19 अक्टूबर को वित्त विभाग को आदेश दिया कि कानून में बदलाव करके मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की जा सकती है या नहीं, इस पर विचार किया जाए। सोचिए, यानी संबित पात्रा जो आरोप लगा रहे हैं वो हवाई नहीं है। लेकिन आज जब सीएम से पत्रकारों ने इस मुद्दे पर सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि मांग तो आई है लेकिन उनकी सरकार ने भी कोई फैसला नहीं किया है। एक बार सीएम का जवाब भी सुनिए। ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರು ನಮಗೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ಆ ಥರದ್ದೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ। ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಕೋಮುವಾದ ಮಾಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ, ಕೋಮುವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದೇ, ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ತರದೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡೋದೇ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ। ಯಾವಾಗ ಈಗ शांति इरबेकु समाजದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ। तो अब यह भी समझिए कि अपने देश में आरक्षण को लेकर संविधान क्या कहता है और क्या धार्मिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। तो उसका क्लियर कट आंसर है कि बिल्कुल नहीं, धार्मिक आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब खेल समझिए, मुसलमानों में बहुत सारी जातियां हैं जिनको कि मुस्लिम आरक्षण फिर भी मिल रहा है और कैसे मिल रहा है वो जरा आपको हम बताते हैं। पहले तो ये समझिए कि आरक्षण का प्रावधान क्या है। आरक्षण का प्रावधान ये है कि शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7.5% और ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का इंतजाम है, प्रावधान है। अब इसके बाद हाल ही में सामान्य वर्ग में
जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, उनके लिए 10% अलग से आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब ये समझिए कि ये आरक्षण का पैमाना क्या है। तो जो एससी, एसटी और ओबीसी है, इनके लिए आरक्षण के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश हैं कि इसका आधार सामाजिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। वो जातियां जो सामाजिक वजहों से डिसएडवांटेजियस पोजीशन में रही, जिनको कि समान मौके नहीं मिल सके, आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मौके नहीं मिल सके, उनको आरक्षण के जरिए उस तरह के मौके दिए जाएं और उनको समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए, उनको आगे लाया जाए। उसके लिए सामान्य वर्ग में जो आर्थिक तौर पर कमजोर हैं, ये जाहिर सी बात है कि ये आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक पिछड़ापन इसका आधार नहीं है। लेकिन संविधान ये बिल्कुल क्लियर कट कहता है कि इस देश में आरक्षण सिर्फ सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जा सकता है। ये कोई गरीबी उन्मूलन का अभियान नहीं है कि अगर गरीबी देख करके और किसी को कहीं भी हमने आरक्षण दे दिया। तो ये बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है। अब आगे बढ़िए। तो सवाल यह है कि जब आरक्षण का आधार सामाजिक पिछड़ापन है, तो यह सवाल उठता है कि मुसलमानों को आरक्षण कैसे दिया जा सकता है। और लेकिन यह सवाल है अपने आप में इसलिए क्योंकि मुसलमानों के बारे में कहा जाता है कि इस मजहब में, इस धर्म में किसी तरह का भेदभाव, छुआछूत, इस तरह की चीजें नहीं है और इसीलिए इसमें सामाजिक पिछड़ापन का सवाल ही नहीं उठता है। सामाजिक पिछड़ापन से, जैसा कि मैंने स्पष्ट किया कि सामाजिक वजहों से जो लोग पीछे रह गए या जिन्हें मौका नहीं मिला या नहीं उनको आगे आने दिया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, दबा कर रखा गया, या उनको किसी तरीके से समाज की मुख्य धारा में, या यूं कहें कि जब आगे बढ़ने के जो अवसर हैं, मौके हैं, उसमें शामिल होने का उनको मौका नहीं दिया गया, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। लेकिन एक ऐसा धर्म जिसमें कि भेदभाव, छुआछूत और इस तरह की इसके सामाजिक कुरीतियां नहीं रही हैं, वहां सामाजिक पिछड़ापन आधार नहीं हो सकता। बावजूद इसके इस देश में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है, ओबीसी कैटेगरी में दिया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई जब पिछड़ापन है ही नहीं तो ओबीसी कैटेगरी में कहां कहां आरक्षण दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है। जरा एक बार देखिए, केरल में शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों को 8% आरक्षण मिलता है। मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरियों में उसी ढंग से 10% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित है केरल में, क्योंकि केरल में मुसलमानों की आबादी 30% से ज्यादा है, वो एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है। तो वहां की पॉलिटिक्स की जो मजबूरी रही होगी उसके हिसाब से वहां व्यवस्थाएं की गई। उसके अलावा देखिए तमिलनाडु, मुसलमानों को यहां भी 3.5% आरक्षण है। साउथ के बहुत सारे स्टेट हैं, आगे दिखाइए, बहुत सारे स्टेट हैं जहां पर कि तेलंगाना, यहां मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में 4% आरक्षण मिल रहा है। भाई ओबीसी कैटेगरी में मुसलमानों को आरक्षण देने का आधार क्या हो सकता है? क्या सामाजिक पिछड़ापन मुसलमानों में है? और अगर ऐसा है तो इस पर कभी बात क्यों नहीं होती? फिर उसे ऐसा धर्म क्यों कहा जाता है या ऐसे क्यों पेश किया जाता है कि मुसलमानों में कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं? आगे बढ़िए, तेलंगाना ही नहीं, अगर आप देखिए आंध्र प्रदेश, ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो 7% से 10% तक है। सब जगह ओबीसी आरक्षण के तहत। लेकिन अभी बहुत सारे और स्टेट आपको दिखाते हैं जहां पर कि उत्तर प्रदेश में देखिए 28 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। उसके अलावा पश्चिम बंगाल और दूसरे, बिहार में देखिए मुसलमानों को पिछड़ा और अति पिछड़ा के रूप में एक उसी ग्रुप में रखा गया है और उनके लिए भी आरक्षण का इंतजाम किया गया है। इसके अलावा राजस्थान में ओबीसी कैटेगरी में 14 मुस्लिम जातियां हैं। और देखिए अगर आप पश्चिम बंगाल चलेंगे तो पश्चिम बंगाल में तो ये जो 14 मुस्लिम जातियों का जिक्र है राजस्थान में, अगर आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे तो ऐसी 46 से ज्यादा जातियां हैं जिनको कि सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में डाला गया है। और जैसा कि हमने कई बार पहले भी आपको बताया कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने तो 78 ऐसी जातियों को, 77 ऐसी और जातियों को उसमें शामिल करने की सिफारिश कर दी थी और बहुत सारे लोगों को तो उसके आधार पर नौकरियां भी मिल गई। बाद में हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाई क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो आरक्षण दिया गया है मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में, ओबीसी के तहत, ये
एक तरीके से नियमों को ताक पर रख के ये आरक्षण दिया गया है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये कुछ ना कुछ तो इनकी सियासी मजबूरी रही ही होगी कि इस तरीके से ओबीसी के खाते से, ओबीसी की कैटेगरी से मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। अब ऐसे में अगर प्रधानमंत्री से लेकर और गृह मंत्री तक ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दलितों का, पिछड़ों का, ये सबका आरक्षण काट करके और मुसलमानों को देना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये गैरवाजिब है? ये झूठ है। मैंने आपको ऐसे बहुत सारे स्टेट्स बताए, बहुत सारे दूसरे स्टेट्स का मैंने, जैसे कि पश्चिम बंगाल का आंकड़ा तो हमने आपको दिखाया ही नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर कि इन्हीं राजनीतिक मजबूरियों की वजह से मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण दिया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में तो इस स्तर का खेल है कि वहां उन्होंने ग्रुप ए और ग्रुप बी कर दिया, उसमें ओबीसी आरक्षण में भी, और ग्रुप बी में जिसमें कि ज्यादा सहूलियतें मिलती हैं और आरक्षण के तहत ज्यादा फायदे मिलते हैं, उसमें ज्यादातर मुस्लिम जातियों को डाल दिया गया। और कैटेगरी ए में वैसी जातियों को, हिंदू जातियों को डाल दिया गया जहां पर कि आरक्षण का कम फायदा मिलता है। यह सब राजनीतिक खेल है और ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किया जाता है। लेकिन इस देश में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि इस देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलता। और बहुत सारे हमारे चैनल पे आकर के भी हमने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम स्कॉलर को हमने सुना है जो ये कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को कहीं आरक्षण ही नहीं मिलता, जो कि सरासर झूठ है। देश के आधा से ज्यादा, हमने आपको बताया कि आधे से ज्यादा बड़े राज्यों में मुसलमानों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिल रहा है और खूब मिल रहा है, और भर भर कर इसका फायदा भी उनको उठा रहे हैं वो। लेकिन झूठे फैलाया जाता है कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल रहा है। जब ऑलरेडी उनको ओबीसी के तहत आरक्षण मिल ही रहा है तो उनके लिए अलग से आरक्षण की मांग क्यों की जाती है? और इस बात को लेकर कांग्रेस बार बार क्यों कोशिश करती है कि सिर्फ धर्म के आधार पर मुसलमानों के लिए अलग से आरक्षण कर दिया जाए, जबकि ऑलरेडी उनको आरक्षण का फायदा मिल रहा है? तो इस पूरे खेल को समझिए। मुसलमानों में भी बहुत सारी जातियां हैं और उन्हें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन मुस्लिमों की जातियों की चर्चा कोई भी कांग्रेस या इंडी गठबंधन का नेता मंच से नहीं करेगा। हां, हिंदुओं की जातियों के नाम पर उन्हें जरूर बार बार उनकी पहचान कराई जाती है और उन्हें अलग अलग खेमे में बांटने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुसलमानों के बारे में ऐसा कोई बयान नहीं आएगा, कोई खेमा नहीं बनाने की बात होती है। और योगी जब बटेंगे तो कटेंगे कहते हैं तो कांग्रेस उसे सांप्रदायिक बयान कहती है, समाज में सौहार्द खत्म करने वाला बयान बताती है। लेकिन वही अखिलेश मंच से पीडीए का नारा लगाते हैं, वही कांग्रेसी नेता मंच से दलित मुस्लिम एकता की वकालत करते हैं और इसे सामाजिक न्याय का नाम दे दिया जाता है। एक खेल सिर्फ मुस्लिम आरक्षण तक ही नहीं सिमटा हुआ है। इन दिनों वक्फ पर भी मौलानाओं के जो जुनूनी तेवर हैं वो भी कांग्रेस के लिए चुनावी तलवार की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह के तेवर से स्पष्ट है कि वक्फ बोर्ड का पुराना सिस्टम अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और इसके दिन खत्म हो गए। कुछ दिन पहले कर्नाटक जहां कांग्रेस की सरकार है वहां वक्फ बोर्ड ने गांव के गांव वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी। ये राहुल बाबा, सुप्रिया सुरे, संजय राउत सभी इसका विरोध करते हैं, मगर मैं कह कर जाता हूं इनको विरोध करने दीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार वक्फ का कानून डंके की चोट पर बदलने वाली है, डंके की चोट पर बदलने। तो एक तरफ देश के गृह मंत्री गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि अब तक वक्फ बोर्ड कैसे फंक्शन करता आया है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि कैसे जयपुर से लेकर दिल्ली तक पुराने वक्फ कानून को बचाए रखने के लिए खून की नदियां बहा देने वाला जुनून दिखाया जा रहा है, और यह सिलसिला अब तक चल रहा है। बंगाल सरकार में बढ़ते हैं और देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको दिखाते हैं कि ट्रंप की मिनिस्ट्री से कैसे इंडिया की विक्ट्री वाला मैसेज जा रहा है।
तो बात नए अमेरिकी प्रेसिडेंट के ट्रंप कार्ड की, जिसने कई देशों की हवा टाइट कर दी है। वहीं हिंदुस्तान के लिए अच्छे और शुभ संकेत नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद पूरे एक्शन मोड में हैं और इस वक्त ट्रंप क्या कुछ कर रहे हैं, उनके हर एक फैसले पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई रहती है। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने अपनी सरकार को लेकर अब तक 5 बड़े फैसले किए हैं और ये फैसले दुनिया में जल्द बदलने जा रही जियोपॉलिटिक्स की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि एक ओर इससे चीन और पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए संभावनाओं के नए रास्ते खुल सकते हैं। यह कैसे होगा, ये एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप यूएस प्रेसिडेंट के 5 ट्रंप कार्ड को जरा देख लीजिए। पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, जो पहला कार्ड है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एनएसए के रूप में माइक वॉल्ट्ज की नियुक्ति। दूसरा, मार्को रूबियो को अमेरिका का नया वित्त मंत्री बनाने का फैसला दूसरा ट्रंप कार्ड माना जा रहा है। और जो तीसरा ट्रंप कार्ड है वो है स्कॉट बेसेंट को वित्त मंत्री के तौर पर चुनना। और चौथा और पांचवा जो ट्रंप कार्ड है वो है एलन मस्क के साथ विवेक रामास्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी यानी डॉज की कमान देना। तो ये जो 5 ट्रंप कार्ड हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान के लिए साफ और सख्त संदेश छिपा हुआ है, वहीं भारत के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये पांचों चीन के कट्टर आलोचक और विरोधी हैं। ये जो 5 चेहरे आप देख रहे हैं इस समय स्क्रीन पे, ये पांचों चीन के लिए एक बुरी खबर की तरह है। चीन इनसे जरा भी खुश नहीं होगा। चीन के नाखुश होने की जो सबसे बड़ी वजह होगी वो माइक वॉल्ट्ज का अमेरिका का नया एनएसए चुना जाना। और 50 साल के जो वॉल्ट्ज हैं वो वॉर वेटरन हैं और वो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं और चीन पाकिस्तान के कट्टर आलोचक माने जाते हैं। माइक वॉल्ट्ज इंडिया कॉकस के को चेयरमैन हैं और यह एक तरीके से अमेरिकी संसद में किसी भी देश पर केंद्रित सबसे बड़ा कॉकस है, यानी सबसे बड़ा समूह है जो दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करता रहता है। वर्तमान में इंडिया कॉकस में सीनेट के 40 सदस्य शामिल हैं और पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो कैपिटल हिल में पीएम मोदी के भाषण की व्यवस्था कराने की पूरी जिम्मेदारी भी वॉल्ट्ज के पास थी। वॉल्ट्ज का हमेशा से भारत के प्रति बहुत अच्छा रवैया रहा है, नरम रुख रहा है। वहीं चीन और पाकिस्तान को वॉल्ट्ज कई बार लताड़ चुके हैं और वॉल्ट्ज ने नेशनल गार्ड के रूप में काम किया, वहां कर्नल के रूप में वो काम करते रहे हैं और उन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवादी नीतियों की कई बार खुले मंच से कड़ी आलोचना की है। और माइक वॉल्ट्ज भारत अमेरिका की दोस्ती के कट्टर समर्थक हैं और उन्हें लगता है कि दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का वक्त आ गया है और उसकी जरूरत है। इस दुनिया को उसकी जरूरत है, सिर्फ अमेरिका और भारत को नहीं, बल्कि इस दुनिया को भारत और अमेरिका के अच्छे संबंधों की जरूरत है। 2021 में वॉल्ट्ज ने निकी हेली के साथ मिलकर एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर जो अपना विजन है वो दुनिया के साथ साझा किया था, शेयर किया था। और उसमें उन्होंने क्या कहा था, जरा उस पर गौर करिए। उन्होंने कहा था कि चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत और अमेरिका के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है, एक स्ट्रेटेजिक थ्रेट, एक सुरक्षा जोखिम है और उन्होंने वैश्विक मजबूती के लिए भारत के साथ गठबंधन का समर्थन किया था। इसी लेख में उन्होंने दुनिया में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने वाले संबंधों को प्राथमिकता देने की बात कही थी और कहा था कि इसकी शुरुआत भारत से होनी चाहिए। अब गठबंधन बनाने का समय आ गया है और उन्होंने भारत के बारे में कहा था कि एक ऐसे देश के साथ गठबंधन बनाने का समय आ गया है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसके पास 10 लाख से अधिक की सैन्य ताकत है और जिसकी नौसेना लगातार मजबूत हो रही है और जिसका अमेरिका के साथ आर्थिक और सैन्य सहयोग का इतिहास रहा है। ऐसा भारत
अमेरिका का एक मजबूत सहयोगी साबित होगा। और दूसरी ओर माइक वॉल्ज ऐसी नीतियों के भी हिमायती रहे हैं जिससे चीन को कई मोर्चों पर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एक एक करके बताता हूं कि वो कौन कौन से मोर्चे हैं जहां पर कि जो अमेरिका के नए एनएसए हैं वो चीन के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वॉल्ज उस तरह की पॉलिसी के समर्थक हैं जिससे कि यूएस की चीन पर निर्भरता कम हो, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। वो नहीं चाहते हैं कि अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा सप्लायर हो और सप्लाई चेन का सबसे बड़ा आधार हो। उन्हें लगता है कि ये एक तरीके से बहुत अमेरिका के लिए बहुत जोखिम वाला काम है और बहुत जोखिम भरी स्थिति है और इसको हर हाल में बदलने की जरूरत है। इसके अलावा वो अमेरिकी टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने पर भी जोर देते हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से चीन में अमेरिकी टेक्नोलॉजी को क्लोन करके या उसकी चोरी करके उसका बड़े पैमाने पर वहां प्रोडक्शन किया जाता है, दुनिया भर में निर्यात किया जाता है, इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो रहा है और इस पर फौरन रोक लगाने की जरूरत है। इसके अलावा जो बहुत सारे और मुद्दे हैं जो कि जिस पर कि चीन को एक तरीके से उसके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, उसमें एक मसला है उइगुर मुसलमानों का। और आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि चीन किस तरीके से उइगुर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा है और किस तरीके से उन्हें प्रताड़ित कर रहा है और उसको लेकर दुनिया भर में तमाम रिपोर्टें छपती है, लेकिन चीन सबको दरकिनार कर अपनी मनमानी करता रहता है। लेकिन वॉल्ज के एनएसए बनने के बाद अब उसके लिए इसे खारिज करना, इसे दरकिनार करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा कोविड महामारी में जो चीन की भूमिका रही और उसके बाद उसने जिस तरीके से दुनिया को इस जोखिम में झोंका और उसका रवैया जिस तरीके का रहा, उसको लेकर भी वॉल्ज अक्सर विरोध जताते रहे हैं और उन्हें लगता है कि चीन की इस तरह की नीतियों पे और इस तरह के बर्ताव पे सख्ती से रोक लगाने की जरूरत है। ताइवान पर चीन का जो रुख है, उसका जो रवैया है, जितना आक्रामक रहता है उसको लेकर भी वॉल्ज कई बार बहुत सारे मंचों से बता चुके हैं और ये जाहिर कर चुके हैं कि इस चीन के इस रवैये का विरोध जरूर किया जाना चाहिए। तो सिर्फ चीन ही नहीं, आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वॉल्ज ने पिछले साल अपने भारत दौरे के दौरान उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि वो पाकिस्तान में पलने वाले आतंकी संगठनों को लेकर चिंतित हैं और इस चिंता को उन्होंने कई बार पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के समक्ष उठाया है। पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना और उस पर ये दबाव बनाना वो जारी रखेंगे ताकि आतंकवाद को वो अपनी राष्ट्रीय नीति का हिस्सा नहीं बनाए। तो वॉल्ज उस तरह के अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं जो कि ये स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे बड़ा गढ़ है और वहां से आतंक को सबसे ज्यादा प्रश्रय और सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है और उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत मुश्किल दौर होने वाला है। माइक वॉल्ज का एनएसए बनना पाकिस्तान के लिए एक तरीके से किसी बुरे सपने की तरह है और इसकी वजह हमने आपको बताया कि आतंकवाद विरोधी उनका जो रुख है वो बहुत सख्त है। वो अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी के कार्यकाल में काउंटर टेररिज्म यानी कि आतंकवाद विरोधी जो सेल था उसके प्रमुख रह चुके हैं। और वॉल्ज ने 2 महीने पहले सितंबर में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित एक शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका संबंध 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है और यही तय करेगा कि यह सदी प्रकाश का युग होगी या अंधकार का युग। तो आप सोचिए कि माइक वॉल्ज किस तरह के नेता हैं और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर कितना पॉजिटिव और कितना सकारात्मक रुख रखते हैं। इनके इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। माइक वॉल्ज के बाद दूसरा शख्स जो चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा सकता है वो है अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो। 53 साल के लैटिन अमेरिकन मार्को रूबियो को ट्रंप ने अगले विदेश मंत्री के तौर पर चुना है और रूबियो को अपने एंटी चाइना रुख के लिए जाना जाता है।
और वो इतने एंटी चाइनीज हैं, आप समझ लीजिए कि एक तरीके से अभी जो चीनी पॉलिसी है उसके तहत रूबियो चीन में दाखिल नहीं हो सकते। चीन में उनके घुसने पर प्रतिबंध है। चीन उनके बारे में कैसे सोचता है और चीन को लेकर रूबियो का स्टैंड कितना सख्त रहा है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। रूबियो ने सार्वजनिक तौर पर कई बार कहा कि इंडिया पैसिफिक में अशांति फैलाने वालों में चीन की भूमिका सबसे बड़ी है, और वो सीनेट में भी कई बार जिनपिंग की दक्षिण चीन सागर में जो आक्रामक रुख है उनका, उसकी आलोचना कर चुके हैं। और रूबियो का मानना है कि चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत इलाके में एक महत्वपूर्ण साझीदार के तौर पे हमेशा पेश किया है। सितंबर 2014 में पीएम मोदी की जब वॉशिंगटन डीसी की यात्रा थी, उस दौरान रूबियो ने एक लेख लिखा और उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों की उपेक्षा करने के लिए, उसकी अनदेखी करने के लिए बराक ओबामा प्रशासन को दोषी ठहराया था और कहा था कि भारत और अमेरिका के संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की जरूरत है। तो मार्को रूबियो ही नहीं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो कि चीन के लिए, पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि आज जो दो बड़े फैसले हुए हैं उसमें विवेक रामास्वामी और एलन मस्क को जो भूमिका दी गई है, उसकी वजह से भी ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत और अमेरिका संबंधों को और मजबूती मिलने वाली है, जबकि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की एक तरीके से मुश्किलें बढ़ने वाली। तो देश का मूड मीटर में आज इतना ही वक्त था, हमें दीजिए इजाजत।